खतरे में आते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो सरदारी आतंकवाद हो, चाहे वो नारंगी आतंकवाद हो। इनको बढ़ाने का काम ये बीजेपी जैसे संगठन करते हैं। और इससे अभी इनके लोग बोल रहे हैं, हमारे मीडिया मूर्ख बना रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने, सही सटीक प्रहार कर दिया, कनाडा घबरा गया, कनाडा को सबक सिखाया, कनाडा की कमर तोड़ दी। ये हमारी डिप्लोमेसी। जस्टिन ट्रूडो के आरोप 5 देशों के संगठन जो है उन्होंने तय किए हुए हैं। 5 देश मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। अब ये 5 के 5 देश, उनका एक संगठन है जिसका 5 आइज अलायंस कहते हैं। वो एक दूसरे को सारी गुप्तचर जानकारी बांटते हैं। जस्टिन ट्रूडो नहीं बोल रहे हैं, ये अमेरिका बोल रहा है उनके मुंह से। अमेरिका समझा रहा है, जिसकी भक्ति करने में मोदी जी कहीं भी पीछे नहीं हटते, पलक पावड़े बिछा देते हैं उनके स्वागत में। उनको ऐसा लगता है कि मोदी ये हमारे उद्धार करता है। ये नहीं समझते कि 71 के युद्ध में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। 74 और 98 में इन्होंने परमाणु परीक्षण करने के लिए हमारे देश पर प्रतिबंध लगाया था। और 2022 के सारी आपत्तियों के बावजूद F-16 लड़ाकू जो बेड़ा है $45 करोड़ का, वो पाकिस्तान को दिया था। ऐसे देश पे ये विश्वास रख के इस देश का भट्टा बिठा रहे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी के साथ हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर से हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, एनसीपी के लीडर हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अब तक आपने उन्हें कई बार सुना होगा। आज कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अब इलेक्शन का बिगुल तकरीबन बज चुका है। राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के बाद में फिर अगले साल मई में लोकसभा 2024 इलेक्शन होने वाला है। और इससे पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है इस देश के लिए, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मुद्दा इस वक्त है, बड़ा इशू है, वो ये है कि लोकसभा में जिस तरह से अमरोहा से लोकसभा मेंबर कुंवर दानिश अली को भद्दी गालियां दी गई रमेश बिधूड़ी के जरिए, बीजेपी एमपी के जरिए। उसके बाद काफी हंगामे। आखिर क्या कुछ होगा? अब से पहले कई जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है, बाहर किया गया है। और राहुल गांधी के खिलाफ तो केस भी शुरू हो गया था, वापस वो बहरहाल अदालत ने उनकी मेंबरशिप रिटेन की है। वो हम देखेंगे कि आखिर बीजेपी का इसमें क्या रुख है। इसके अलावा कनाडा और भारत के बीच में जो टकराव बना हुआ है, खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के हत्या पर, वो क्या कुछ है। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। महिला आरक्षण बिल, जिसका एक नया सा नाम है, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, वो आखिर बीजेपी, मोदी जी महिलाओं के कितने हमदर्द हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपकी नजर में बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं, या बल्कि ये कहा जाए कि बीजेपी क्या क्या उपलब्धियां बता रही है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। आप भी हर वक्त बुला लेते हो, हमारी बात आपके दर्शक सुनते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। भाजपा ने देश को 4-5 वरदान दिए हैं। उसको वरदान ही कहोगे भाषा में उनकी। सबसे पहला वरदान है कि मोदी जी का रथ फंस चुका है कीचड़ में 2024 का, क्योंकि कमल के लिए जो कीचड़ पैदा किया था वो कीचड़ में उन्हीं का रथ फंस गया है। और सबसे पहली बात है ना, उनका वरदान जो है वो महंगाई वाला वरदान है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 कैसे हो गया, और चुनाव देखते देखते 100-200 कैसे। वो सेल की याद आती है मुझे।
जो सेल में एक शर्ट पे 2 शर्ट फ्री रहते हैं, मगर वो एक शर्ट की कीमत ही 3 शर्ट से ज्यादा रहती है। वैसा ही ये मोदी जी का महंगाई को कम करने का और बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो एक वरदान है। ये समझने की बात है, बाकी राज्यकर्ताओं को ये समझा नहीं था। 17 रुपए रोज देके किसानों का बल बढ़ाना, मतलब किसानों को सबल करना, 5 किलो अनाज देके सबल करना, और महंगाई की मार बहुत हो गई। अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार की सबसे पहली उपलब्धि यह है कि महंगाई की बहुत अच्छा उन्होंने नियोजन किया है। दूसरी बात है बेरोजगारी, इतना नियोजन किया है महंगाई का कि वो महंगाई से लड़ते लड़ते आदमी बाकी मुद्दे भूल ही गया। वैसा ही ये बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्होंने बहुत ज्यादा इजाफा कर लिया। वो जब महिला बिल और ये आएगा, आपको बता देता हूँ, महिला के बारे में जब चर्चा करेंगे उस वक्त इसकी पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। मगर ये उपलब्धि है कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले 3 साल में कितने लाख रोजगार कम कर गए, और महिलाओं की कैसी ऐसी तैसी कर गए पूरे रोजगार की, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तीसरी उपलब्धि है नफरत। जातियों में नफरत, धर्मों में नफरत, प्रांतों में नफरत, भाषा में नफरत, हर चीज में जहां जहां हो सकता है उसमें नफरत पैदा करने की उपलब्धि ये मोदी सरकार की देश को दी हुई वरदान है। और चौथी बात है सांप्रदायिक दंगे की संस्कृति निर्माण किया हमने। ये सांप्रदायिक दंगा करना मतलब हिंदू का गौरव है, हिंदू हितों की रक्षा है, देश की रक्षा है, राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, ये उपलब्धि तो है। ये सारी उपलब्धि इन्होंने दिया है। पुराने लोग समझते थे कि इनके जो है टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम को बांटना और ये सारी चीजें, मुगलों को गाली देना, अंग्रेजों को गाली देना, नेहरू को गाली देना, ये सारा जो था पुराने लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मगर हमारे नए लोग, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये भाजपा के 4 वरदान हैं हमको दिए हुए, और इस वरदान के भरोसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। मैं हर वक्त बुराई कहता हूं मोदी जी की, लोगों को लगता होगा मैं मोदी विरोधी हूं। मैं मोदी विरोधी नहीं हूं भाई, मैं सच्चाई का साथ देता हूं, सच्ची बात बोलता हूं। देखो, मोदी जी की आलोचना करना मेरा कोई धंधा नहीं है, मगर उनकी आज अच्छी बातें मैं बताऊंगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे उनकी अच्छी बातें लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि कुछ अच्छी बातों में यह है कि पहली बार तो मोदी जी का 2 बार जन्म हुआ, उसके प्रमाण है मेरे पास में। तो ये द्विजन्मा नाम की जो चीज है ये ब्राह्मणों में होती है। एक बार संस्कार से जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से होता है, और एक बार संस्कार से जन्म होता है। तो मोदी जी का 2 बार जन्म हुआ। पहला जन्म 29 अगस्त 1949 को उनके डिग्री पर लिखा हुआ है, और दूसरा 17 सितंबर 1950 को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। तो 2 बार जन्म हुआ ये महान आत्मा है मोदी जी। उसके बाद में 50 में पैदा हुए मोदी जी 6 साल की उम्र में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, लेकिन वडनगर में सिर्फ पटरियां गुजरती थी। वास्तविक रेलवे स्टेशन 1973 में बना था, जब मोदी जी 23 वर्ष के थे। तो ये अवतार है, अवतार पुरुष कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपातकाल के दौरान मोदी जी भूमिगत थे, लेकिन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक भी किया। भूमिगत होते हुए स्नातक हुए। मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक प्रमाण पत्र के बिना 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से संपूर्ण राजनीति, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पारा स्नातक भी कर लिया। उसके बाद में मोदी जी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके पास पूरी राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी 2014 के बाद इस डिग्री के बारे में पता चला था। मोदी जी ने मास्टर्स ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में अकेला प्रवेश लिया, अकेले परीक्षा दी, अकेले ने डिग्री लिए। अभी तक किसी भी छात्र या प्रोफेसर ने मोदी जी के साथ में पढ़ाई करने का दावा नहीं किया है। भारत में कंप्यूटर आने से पहले मोदी जी की डिग्री कंप्यूटर में छपी थी। 1978 में मोदी जी डिग्री से पहले, उसके 10 साल बाद भी डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखी जाती थी। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेटेंट कराया गया फॉन्ट 1978 में मोदी जी की डिग्री को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 90 में जो फॉन्ट आया, 78 में मोदी जी को उस फॉन्ट में डिग्री मिल गई थी। मोदी जी की डिग्री रविवार को छपी थी, मतलब संडे को। उस दिन कार्यालय बंद थे, मगर महामानव के लिए ये सारी चीजें कोई बात नहीं रखती है।
इसी के समय निकालकर उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया था। और एक जरूरी बात है, मोदी जी 35 साल भिक्षा मांगकर पेट भरा था। भिक्षाटन से समय निकालकर वो देशाटन में भी चले जाते थे। हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो और पेरिस में एफिल टावर के सामने कोट पहनकर भी फोटो खिंचाते थे। आप लोग अभी भी नहीं मानते कि मोदी जी अलौकिक है, तो आप देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाइए। ये पाकिस्तान चले जाइए की बात तो चलिए गौर कर लेंगे, लेकिन मोदी जी में आपने इतनी खूबियां बता दी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी डिग्रियां नकली हैं और वो 2 बार जन्म भी ले चुके हैं। तो ये कैसे, क्या कुछ किस तरह से ऐसा हुआ? और आपने जो जो उपलब्धियां बताई, उन उपलब्धियों में भी एक आपका एक तरह से सटायर है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मजाक उड़ाने की और ऐसा महान आदमी की मजाक उड़ाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता। इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा, मैं वो कह रहा हूँ सर। चलिए, तो आप मोदी मोदी, अच्छा मुझे कुछ याद आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार नाराज ना हो जाए तो वो मजाक के तरीके से बहुत सी चीजें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलिए, बहरहाल उसकी कानून में गुंजाइश है। मैं ये कह रहा था कि अविनाश काकड़े जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो सटायर के अंदाज में करते हैं और शायद उसकी कानून इजाजत भी देता है। आपने भी जो बातें बताई वो जनता खुद तय कर लेगी कि आखिर हकीकत क्या है और आप कितनी बात कह रहे हैं, उस पर हम आगे नहीं जाते। अब मैं दूसरे इशू पर आना चाहता हूं कि अब संसद में इतनी अभद्र भाषा, जिसको हम आप स्क्रीन पर बोलना भी नहीं चाहेंगे, वो पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, कुंवर दानिश अली को आतंकवादी बताने के लिए इतना सब कुछ कह दिया गया और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे, क्या प्रजातंत्र ऐसे ही चलेगा? क्या जो सेकुलर जो हमारा देश है, संविधान कोई मानी रखता है, नहीं रखता इस सरकार के लिए? क्या होगा आखिर? देश कहां जाएगा? किस भट्टी में झोंकना चाहते हैं ये लोग? देश अपने जगह पर रहेगा, ये कहां जाएंगे, ये सवाल मेरे सामने है। मेरे सामने देश का सवाल नहीं है। देश अपने बल पर हर वक्त खड़ा हुआ है। हजारों साल के हमारे आक्रमण के बाद भी हमारा देश जैसा था वैसा रहा, उसमें इंप्रूवमेंट ही हुआ। आप जो बोल रहे हैं कि हम इस पे बोलना नहीं चाहते, संसदीय शब्द बोलने में आपको क्या परेशानी है? क्या बोला था उन्होंने? संसदीय शब्द थे ना। राष्ट्रभक्त पार्टी के एक संसद जो है, सांसद है, सम्माननीय सांसद, उन्होंने क्या बोला था? भड़वा, कटवा, मुल्ला, आतंकी, उग्रवादी, ये संसदीय शब्द है। आपने पिछले वक्त मुझे लिस्ट पढ़ा के दिखाया था, ये संसदीय शब्द आपको असंसदीय बना दिए गए। नए जो शब्द इसमें इंक्लूड किए गए वो ये शब्द है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन जैसे बड़े नेता, जिसको बड़ा नेता और सभ्य समझदार नेता मैं मानता था, जो रविशंकर प्रसाद जी है, राष्ट्रभक्त देशभक्त की हर रात दिन दुआई देने वाले, ये दांत निपुर रहे थे उसके पीछे खड़े होके। ये राष्ट्रभक्ति की गरिमा है। कितने सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। आप बताइए, अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल देते हो, हिंदी भाषिक नहीं है, उसने बोल दिया कोई तो उसको सस्पेंड कर देते हो आप। राहुल गांधी की सांसदी छीन लेते हो, सबके ऊपर सब बड़ी बड़ी कार्रवाई कर देते हो और इसके ऊपर कुछ नहीं करते। एक ओपी इंडिया का एडिटर है अनुपम, वो चाहता है कि सारा देश रमेश विदुड़ी के साथ में खड़ा हो जाए और सभी नेता मुस्लिमों को ये बातें बोले, मुस्लिमों को आतंकी घोषित करे, उनको गाली दे और ये सार्वजनिक तरीके से करे, ये बताने का काम ये कोई एडिटर कर रहा है। उसके ऊपर कोई एक्शन हो गई क्या मुझे नहीं मालूम। जब विदुड़ी पर एक्शन नहीं हुई तो इसके ऊपर क्या एक्शन होगी? और आपको एक बात बताता हूं, नए सांसद में मोदी जी ने, मैं वो भेजा हूं आपको वीडियो, कि नए सांसद में 19 सितंबर 2023 को मोदी जी ने संसदीय व्यवहार समझाया था अपने सांसदों को कि संसदीय व्यवहार कैसा करना चाहिए। उस व्यवहार से तय होगा कि आप सत्ताधारी रहोगे या विपक्ष में जाके बैठोगे, ये समझाया था। वो व्यवहार 21 सितंबर 2023 को रमेश विदुड़ी ने दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है,
हमारी राष्ट्रभक्ति क्या है, हमारी देशभक्ति क्या है, हमारा देश कहाँ तक है, हमारी राष्ट्र कहाँ तक है, उसकी मर्यादा कहाँ तक है, वो सब उन्होंने दिखा दिया। ये एक तो मुझे ये लगता है कि इसका बोलने बुलाने वाला जो आदमी होगा वो आदमी को ढूंढने की जरूरत है। ये रमेश विदोड़ी प्यादा है, जैसा उन्होंने बोला था भोपाल के सांसद के लिए कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता, अभी इसको भी माफ नहीं करेंगे, इसको प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाएंगे दिल्ली का। अच्छा, एक बात बताइए, कुंवर दानिश अली का कहना यह है, पहले दिन उसने ये कहा कि मेरे दिमाग की नस फटने वाली थी, मैं पूरी रात सोया नहीं। अब उनका एक दूसरा बयान आया है कि इसके बाद में वो मेरी जबानी तौर पर तो एक तरह से लिंचिंग पार्लियामेंट में हो गई, अब मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। संसद का सदस्य अगर इस हालत में पहुंच जाए कि वो अपनी जान के लिए खतरा महसूस करने लगे, तो ऐसी पार्टी जिसने ये खतरा पैदा किया है, वो पार्टी दोबारा हुकूमत में आने की दावेदार है, वो फिर से सरकार बनाना चाहती है। देश की जनता क्या करे इसमें? देखो, देश की जनता को ध्यान में रखना पड़ेगा कि योगी जी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि मेरी जान खतरे में है, ये भी जान खतरे में बोल रहे। अगर किसी सांसद की जान खतरे में आ जाती है, चाहे योगी हो चाहे वो दानिश अली हो, तो ये हमारे लिए कलंक की बात है, कलंक है, लोकतंत्र के लिए कलंक है। और ये कलंक जिन्होंने भी लाया होगा उनको सबक सिखाने की जरूरत है, उनको ठिकाने लगाने की जरूरत है। अगर एक बार मैं गया था कि मैं बोला था ये उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल लोग सांसद एमएलए बन जाते हैं, तो यहाँ के जितने सांसद और एमएलए को सुरक्षा है उसको निकाल देना चाहिए, क्रिमिनल लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करनी चाहिए, चाहे वो भागवत साहब हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे और कोई हो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, कम से कम सुरक्षा तो निकाल देनी चाहिए। तो सुरक्षा निकालने से वो एक एसीपी मेरे पास में आए, उस वक्त तो रिटायर्ड के स्टेज पर थे, वो मेरे पास आए, अविनाश जी बोले आप जो बोल रहे हो वो समझ रहे हैं, हमको भी समझता है कि बहुत सारे क्राइम के पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ होता है, मगर हम उसकी रक्षा नहीं करते, हम रक्षा करते हैं संविधान की, हम रक्षा करते हैं जनता के जनमानस की। 12 लाख का सांसद जिसको 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, उसकी जान खतरे में है, तो 12 लाख लोग ये फील करते हैं कि अब हमारी जान का क्या होगा। राष्ट्रपति की जान खतरे में आ जाए तो पूरा देश 140 करोड़ लोग फील करेंगे कि हमारी जान का क्या हो जाए। ये जो भय पैदा किया जा रहा है, ये भय तो सब जगह पैदा करते हैं, इनकी राजनीति भय की राजनीति है। तो दानिश अली जी को ध्यान रखना चाहिए कि समाज बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपको दानिश अली को कुछ नहीं करेंगे, ये जिन्ना को मारने वाले लोग नहीं है, ये गांधी को मारते हैं। आपको और मुझे ज्यादा खतरा है दानिश अली के बजाय। अच्छा जी, ये खतरा किसी को भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दानिश अली को जीना कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर जिसको बोलते हैं उसके दूसरे लोगों को ये मारते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि खतरा किसी के लिए भी क्यों होना चाहिए? किसी से भी डिफरेंस हो सकता है, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, उसके बावजूद क्या ये मारना पीटना, जान से मार देना, ये कोई हल होता है क्या किसी समाज में? इससे नफरत बढ़ेगी या घटेगी? नफरत को बढ़ा के किस लेवल तक लेके जाना है? कितनी नफरत बढ़े कि ये इलेक्शन जीत जाए? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और आगे क्या कुछ हो सकता है? ये अफगानिस्तान में आप जैसे नहीं समझा सकते, वैसे नारंगियों को भी नहीं समझा सकते। दोनों एक स्टेज पर खड़े हैं। किसी को हरा देश बनाना है, किसी को नारंगी देश बनाना है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि तालिबान हो या आरएसएस हो, ये इनकी सोच है, आरएसएस हो, हाँ, जो भी नफरत फैलाता है, वो कट्टरता जो फैलाता है, वो आतंकी है। हाँ, जी। तो बहरहाल ये एक आतंक की बात जो है, ये हर आदमी को परेशान करती है। क्या हो, किसका क्या सिर्फ इलेक्शन तक सब्र किया जाए,
और गुस्सा ना किया जाए? क्या हल है इसका? क्या अभी कैसे लोगों को बिहेव करना मैं चाहिए? तो बोल रहा हूँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ, 5 साल से आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम शांत रहे, हम्म। ये हिंदू वर्सेस हिंदू को निपटने दे। हम्म। वो जो उसने जो स्टेटमेंट दिया था ना स्टालिन ने, वो स्टेटमेंट से देख लो आप, हिंदुओं को समझ में आ गया है कि ये किसके विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में नहीं है ये। मैं बार बार बोलता हूँ, ये मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये ओबीसी के विरोध में है, एससी के विरोध में है, आदिवासियों के विरोध में है। ये तो मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अखंड भारत का मतलब होता है, अभी भारत में जनसंख्या अगर 25 करोड़ होगी मुसलमानों को, तो दोनों तीनों राष्ट्र जोड़ के ये भारत में 70 करोड़ मुस्लिमों को इंक्लूड करना चाहते हैं। ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप बेकारी में चिल्लाते रहते हो मुसलमान शांत रहो, आप ये शांत रहो, हम निपट लेंगे। जी, ये हिंदू खुद निपट लेंगे आरएसएस से, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं उस पर जाना चाहता हूँ, ये जो महिला आरक्षण बिल जो दूसरे नाम से आया है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, अब तो वो कानून हो गया है, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? क्या कुछ है महिलाओं के लिए? क्या वाकई मोदी जी अब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ संजीदा हो गए क्या? एक पत्र है, ओपन लेटर है मोदी जी के नाम। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने देश की 52% ओबीसी महिलाओं का हक सुनिश्चित करने के बिना महिला आरक्षण बिल पास कराया, तो इतिहास आपको सामाजिक न्याय के सबसे बड़े अपराधी के तौर पर चिन्हित करेगा। आप ओबीसी का गला काटने वाले माने जाएंगे। देर सवेरे ओबीसी आपको इस अपराध के लिए दंडित भी करेगा। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कृपया ये न करे, वरना 2024 में बनने वाली लोकसभा में ओबीसी सांसदों की संख्या बेहद कम रह जाएगी। ये सब करके कांग्रेस अपना कबाड़ा कर चुकी है। आपको अगर लगता है कि ओबीसी बेवकूफ है, तो आपका भ्रम जल्दी ही टूटेगा। ओबीसी की अनदेखी आपको महंगी पड़ेगी। ये शुरू हो गया, ये मामला शुरू हो गया। ओबीसी और वाले मामले, उसके जवाब में एक ओबीसी मिनट ओबीसी एक वाले मिनट मामले पर, ओबीसी वाले मामले पर तो बीजेपी की उमा भारती और कई और नेता भी मैदान में आ रहे हैं। अब उमा भारती का मैं बयान देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी। तो क्या है अब, खुद क्या बीजेपी में खुद आपस में टकराव का हाल बनेगा इस इलेक्शन से पहले? देखो, आपको एक बात बता देता हूँ, मोदी जी को समझ में आ गया, 6 बार बीजेपी की लोकसभा चुनाव जीतने वाली, मुख्यमंत्री पद संभालने वाली बीजेपी की नींव की पत्थर, राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी कल्याण सिंह के बाद तीसरे नंबर की प्रखर नेता किसान लोधी जाति की उमा भारती को मोदी सरकार में जल शक्ति साफ सफाई मंत्री बनाया गया था और फिर मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जिंदगी में एक भी लोकसभा चुनाव न जीतने वाली, राम मंदिर आंदोलन से दूर रही, संघ से जुड़ी न होने के बावजूद तमिल ब्राह्मण परिवार की निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री बनाया गया। मैं बार बार कहता हूं, ये ना ओबीसी के है, ये ना मुसलमानों के है, ना एससी के है, ना एसटी के है, ये मात्र और मात्र एक जाति विशेष के है। और वो जाति विशेष का आपको दिखाई दे रहा है। मोदी जी इसको पलटने के लिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ महिलाओं के बारे में, कुछ फैक्ट्स है मेरे पास। तो नई संसद भवन को महिला भक्तों को 45 मिनट अलग अलग ग्रुप में दर्शन करवाकर फोटो शूट किया जा रहा है। और मोदी भक्ति में कैसे गान गाए जाए, कौन सी आरती गाई जाए, क्या ट्वीट किया जाए इलेक्शन पीरियड में, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। दर्शक दीर्घा में भी वो महिला बैठी हुई थी, उन्होंने राजनीतिक नारेबाजी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने जगदीप धनखड़ जी को इस महिलाओं पर कार्रवाई की बात की, कार्रवाई होगी नहीं। विगत 3 सालों में 26 लाख महिलाओं के रोजगार चले गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार 26 लाख महिलाएं परमानेंट नियमित तनख्वाह पाने वाले क्षेत्र में काम कर रही थी, उनको डिबार किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। 2018-19 में छोटे व्यापार और दिहाड़ी मजदूर में 14.5 करोड़ रोजगार में थे। अभी 2022-23 के सेंसेक्स में 12.7 करोड़ रोजगार ही बचे। 14 करोड़ के 7 करोड़ रोजगार हो गए। उसमें 1,35,00,000 रोजगार जो गए, उसमें 52 लाख महिलाओं के रोजगार गए हुए हैं। महिलाओं का जो उपलब्धि हम गिना रहे हैं, महिलाओं को हमने क्या दिया,
2022 में और 23 में कुल रोजगार थे 40 करोड़ 50 लाख रोजगार हमारे पास में बचे हुए थे। उसमें से 90% पुरुष और 10% ही महिला बची हुई है। 33% देने की बात करते हो। रोजगार और सशक्ति जो देने की बात थी उसमें आपने 10% का तक ला के छोड़ दिया है उनको, महिलाओं को। उसके बाद में कारोबार में पुरुषों की संख्या 95.3% हो गई। जो पहले 15%, 13% महिलाएं रोजगार करती थी, 15 से कुछ कम था, 13 से ज्यादा था, उतनी महिलाएं स्वयं रोजगार करती थी। अभी 95.5% पुरुष हो गए, मतलब 5% ही महिला बची है, 4.5% महिलाएं बची है। अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार में 7.63 करोड़ पुरुष और 90 लाख महिलाएं थी, जो घटकर अभी 70 लाख महिलाएं हो गई है। सरकारी दफ्तरों में 13.1% महिलाएं थी, अब 11% महिलाएं बची है। महिलाओं तो को ये है उनका महिलाओं की हमदर्दी का पूरा मतलब खाका है जो आप लोगों के सामने अविनाश काकड़े जी रख रहे हैं। तो ये देखिए, गोदी मीडिया के जरिए अपने बड़े बड़े भाषण बयान पब्लिक में डालते रहना वो एक अलग चीज है, लेकिन हकीकत यह है जो अविनाश काकड़े जी बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या कुछ है। उनकी जाती जिंदगी के बारे में तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आपको सबको मालूम है कि क्या कुछ हालात हैं उनके अपने खुद परिवार के। लेकिन अब मैं ये समझना चाह रहा हूं अविनाश काकड़े जी के आखिर इस सबसे निजात इलेक्शन में ही होशियार रहने की है। क्या 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 तरीका हो जिससे कि ये, चूंकि आपने बता दिया कि मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, निशाना जो है वो कहीं और है, और आपने ये भी कहा कि मुसलमान खामोश रहे, हिंदू खुद हिंदुओं से निपट लेंगे। तो ये बल्कि हिंदुत्व वालों से निपट लेंगे, नफरत वालों से निपट लेंगे। शब्दों में जरा ठीक से कि हिंदू हिंदुत्ववादियों से निपट लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा होगा स्टालिन हाँ कैसे निपट रहे हैं। हाँ, वो अम्बेडकर दो चार दिन गर्म रहा, लेकिन वो खामोश हो गया मामला फिर। कोई खामोश नहीं हुआ, कोई हाँ खामोश नहीं हुआ। वो नीचे नीचे जल रहा है, पूरा मामला जल रहा है। इस हाँ देश के आदिवासी, एससी और ओबीसी के भी कुछ बड़े जो घटक है वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया में खामोश हो गया होगा ना। हाँ, मीडिया में तो आने नहीं देंगे ना। मीडिया में क्यों आने देंगे आप बताइए। ये मीडिया में इनको नुकसान होगा तो ये चीज मीडिया दिखाएगा क्या? इतना इतना ईमानदार मीडिया बचा है क्या अपने देश का? अब कहते हैं कि मीडिया में भी भगदड़ मच रही है जब से ये बाइकॉट या कॉपरेट ना करने की बात इंडिया अलायंस की तरफ से आई है। तो क्या आपको लगता है मीडिया में सुधार आएगा वक्त के साथ साथ? क्या सुधार आएगा सर? पहले एक महिला को दिखाते, वो ट्वीट आपको भेज देता हूं मैं। वो महिला के लिए वो जो टीवी एंकर है वो बोलती है कांग्रेस समर्थक, और तुरंत उसका बदल जाता है 2 मिनट में राजनीतिक विश्लेषक। ये झूठे कांग्रेसी, झूठे विरोधी पार्टी के लोग लाके बैठाने का प्रयास करेंगे। अब चिल्लाते रहो। मीडिया ये जूते खाए बिना नहीं सुधरेगा। इनको पब्लिक दौड़ा के मारेगी, पब्लिक दौड़ा के मारेगी मीडिया को। मैं जैसा बोलता ना कि संघियों को दौड़ा के मारेगी। अगर इसी तरीके से इन्होंने द्वेष फैलाना शुरू कर दिया तो उनके विरोध में द्वेष उतर के आएगा पब्लिक के मन में। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये प्राथमिक जो आवश्यकता है, ये प्राथमिक आवश्यकता जब पूरी नहीं होती तो आदमी पागल जैसी अवस्था में चले जाता है। और उस अवस्था में वो किसने छीना, ये पहला दुश्मन ढूंढेगा। और दुश्मन ढूंढने के बाद जब ये नाम आएंगे सामने, मीडिया के हो या सत्ताधारियों के हो, उनको दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मारेगी। ये ध्यान में रखने की जरूरत है सबको। ये बिल्कुल ये है। अब देखिए G20 किया, बल्ले बल्ले, हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो दानिश अली का तो चंद्रयान के लिए हुआ ना सारा। कि चंद्रयान मोदी जी ने भेजा था, सारा रिसर्च मोदी जी का था। रमेश विदुड़ी जी वो ये गए थे, उसके लॉन्चर और सब लेके साइकिल पे यही गए थे रमेश विदुड़ी जी, है ना। रमेश विदुड़ी की खुद की जाति के लोग, गुज्जर जाति के लोग उनके विरोध में हैं कि इस तरीके से नफरत फैला के हमको साथ में नहीं ले सकते आप। आपने देखा होगा नूह के दंगे में उन्होंने क्लियर कर दिया।
डेविड कोविन नाम के कनाडा के जो अमेरिका के राजदूत है, कनाडा में अमेरिका के राजदूत है, वो बोलते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के आरोप 5 देशों के संगठन जो है उन्होंने तय किए हुए हैं। 5 देश मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। अब ये 5 के 5 देश, उनका एक संगठन है जिसका 5 आइज अलायंस कहते हैं। वो एक दूसरे को सारी गुप्तचर जानकारी बांटते हैं। जस्टिन ट्रूडो नहीं बोल रहे हैं, ये अमेरिका बोल रहा है उनके मुंह से। अमेरिका समझा रहा है जिसकी भक्ति करने में मोदी जी कहीं भी पीछे नहीं हटते, पलक पावड़े बिछा देते हैं उनके स्वागत में। उनको ऐसा लगता है कि मोदी ये हमारा उद्धार करता है। ये नहीं समझते कि 71 के युद्ध में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। 74 और 98 में इन्होंने परमाणु परीक्षण करने के लिए हमारे देश पर प्रतिबंध लगाया था। और 2022 के सारी आपत्तियों के बावजूद F-16 लड़ाकू जो बेड़ा है $45 करोड़ का, वो पाकिस्तान को दिया था। ऐसे देश पे ये विश्वास रख के इस देश का भट्टा बिठा रहे। अच्छा, अमेरिका तो खुद बहुत बड़ा दोगला है। वो एक तरफ मोदी जी से ताल्लुकात और मोदी जी की सरकार से ताल्लुकात भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हैं, और वो दावे कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। हो सकता है ये भी पब्लिक के सामने सिर्फ कहने की बात हो, लेकिन सारा सहयोग उसी तरह से जारी रहे। अमेरिका पे कौन भरोसा कर सकता है? नहीं, अमेरिका पे भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि वो इनके अडानी के मित्र है, डियर है, मोदी जी के डियर है। चाहे वो माने ये अभी का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो या पुराने प्रेसिडेंट हो, ये सब डियर है ना, मोदी जी के डियर है। तो इनके ऊपर भरोसा मोदी कर रहे हैं। वो ओटावा और वाशिंगटन डीसी आपस में बहुत सारे संवाद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, राजनयिक बोल रहे हैं, और वो वहां बोल रहे हैं, वहां के चैनल को बता रहे। आगे उन्होंने ये बोला कि हमको ये जो इन्वेस्टिगेशन है, हरदीप निज्जर को जो मारा है रॉ ने, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसके में भारत सहयोग करे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके अफसरों को हमारे हवाले करे जांच के लिए। और इसमें हमारे गांवठी जेम्स बॉन्ड जो है वो सबसे बड़े कल्प्रिट हो गए। तो मुझे लगता है मोदी जी इनके भी लिए मान जाएंगे। आप जेम्स बॉन्ड किसे कह रहे हैं? आपको पता है सर? अच्छा, देखने वालों को भी पता है, देखने वालों को भी पता है, सबको पता है। गांवठी जेम्स बॉन्ड को उसमें इन्वॉल्व करके उनको देना पड़ेगा, कनाडा को सौंपना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से मोदी जी उनके सरेंडर होते रहे तो जेम्स बॉन्ड हमारा वहां चले जाएगा। और ओवरसीज सिटीजनशिप रद्द करने की जो नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं, जिससे कनाडा में बसे हुए भारतीयों को तकलीफ होगी, उसके बजाय इन्होंने इंटरपोल के नोटिस निकालने चाहिए थे, इंटरपोल के वारंट निकालने चाहिए आतंकवादियों के लिए। खालिस्तान कनाडा में पैदा नहीं होगा, ना वहां की डिमांड है कि कनाडा में खालिस्तान पैदा किया जाए। 14 लाख लोग वहां रहते कनाडा में इंडियन, उसमें से 7 लाख सरदार है और 7 लाख हिंदू है। किसी ने बोल दिया कि हिंदुओं को यहां से भगा देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, फिर ये रोएंगे। कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले यही थे। जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को भगाया था। उस वक्त पाकिस्तान आतंकवादियों को कुछ ना करते हुए पंडितों को वहां से भगाया था कि हम इनको मारेंगे, और मारा किसी को नहीं है। आज भी वो मामला सुलझ नहीं रहा है। वैसे कनाडा में हिंदुओं को इन्होंने विरोध किया। ये जो इनके जो बीजेपी के संगठन, मैं तो बोल रहा हूं बीजेपी का संगठन है वो, जब भी खतरे में आते हैं आतंकवाद बढ़ जाता है। चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो सरदारी आतंकवाद हो, चाहे वो नारंगी आतंकवाद हो, इनको बढ़ाने का काम ये बीजेपी जैसे संगठन करते हैं। और इससे अभी इनके लोग बोल रहे हैं, हमारे मीडिया मूर्ख बना रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने, सही सटीक प्रहार कर दिया, कनाडा घबरा गया, कनाडा को सबक सिखाया, कनाडा की कमर तोड़ दी। ये हमारी डिप्लोमेसी। ये देखिए, अजीब सूरत है। बहरहाल इलेक्शन का टाइम नजदीक है, देश के लोगों को सब ने जब बोला था कि आपके उच्चायोग के सारे लोगों के फोन टैप किया, इंटरनेशनल ट्रीटी है कि आप किसी भी ये जो रहता है फॉरेन एम्बेसी, उसके फोन ट्रैप नहीं कर सकते, उनके ऊपर वॉच नहीं कर सकते। वो उस देश में स्वतंत्र देश होता है। वो फोन टैप कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला
हमारा देश उस पर मौन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही अजीब अजीब काम हो रहे हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, और हर तरफ से बेइज्जती हो रही है उस मुल्क की जिसको विश्व गुरु बनाने का दावा किया गया था। हमारे पास वक्त की कमी की वजह से बात और ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ा सकते, और हम शुक्रगुजार हैं अविनाश काकड़े जी के वो हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अविनाश काकड़े जी बहुत तैयारी के साथ बैठते हैं, आंकड़ों के साथ बैठते हैं, और आप तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको दूसरे मीडिया से कहीं से ये सारे आंकड़े नहीं मिलेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आप तक पहुंचना जरूरी है। देश को तय करना पड़ेगा कि आदित्य L1 भेजने वाली निगार शाजी देशभक्त है या हमारे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का स्मगलिंग करने वाले, उसके सीक्रेट पाकिस्तान को बेचने वाले प्रदीप कुरूलकर देशभक्त है। अगर धर्म से, नाम से अगर देशभक्त तय करते होगे तो धिक्कार है। इस देश के युवाओं का आह्वान करता हूं कि निगार शाजी हमारी देशभक्त है, वो हमारे लिए आदर्श है। प्रदीप कुरूलकर कभी आदर्श नहीं हो सकते, ये गद्दार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी धर्म की बुनियाद पर यह तय नहीं हो सकता, काम की बुनियाद पर होता है, और उसी पर हमें फैसले लेने चाहिए, देश को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।